जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने खरगे का नाम प्रस्तावित किया, वो भी पीएम उम्मीदवारी के तौर पर, पहली बात तो ये ममता बनर्जी ने खुद अपने स्टैंड में 180 डिग्री का यू टर्न लिया। एक दिन पहले ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने खुद कहा था कि चुनाव से पहले पीएम का चेहरा तय नहीं होना चाहिए, और खुद अगले दिन ही बैठक में खरगे का नाम प्रपोज कर दिया। क्या ये नीतीश कुमार के लिए झटका है? क्या वो नाराज हैं, या जेडीयू कैसे लेती है इस बात को केसी त्यागी जी से बेहतर और कौन बता सकता है? ये बताइए, खरगे जी का चेहरा जो ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, केजरीवाल ने समर्थन किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है जेडीयू की, आपकी? और जो खबरें चल रही है कि नीतीश जी इस बात से नाराज है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप साफ करें स्थिति। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के जन्मदाता हैं। याद करो, 1 साल पहले ममता बनर्जी, बीआरएस के हेड चंद्रशेखर राव, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी तीसरा मोर्चा बना रहे थे। पिछले वर्ष सितंबर में जब देवीलाल जी की जन्मशती पर हम इकट्ठा हुए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हिसार में, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं हो, कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई भी गठबंधन नहीं बन सकता है, कोई भी स्थायी चीज़ नहीं हो सकती है। हम सोनिया जी से मिलते रहे, राहुल जी से मिलते रहे, यद्यपि इंडिया गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चली, जिसको लेकर के कई बार हम लोगों ने अफसोस भी जाहिर किया। अभी भी मुंबई की बैठक के 3.5 महीने बाद हम मिल रहे हैं, तो हमारा शिकायत नहीं है, हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा रहती है कि मीटिंगें जल्द जल्द हो करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की रणनीति बनाई जाए। हमारा लंबा समय भाजपा के साथ भी गुजरा है। उनकी संगठन क्षमता, उनके संगठन का स्वरूप, उनके पास साधन जिस तरह से हैं, उसका मुकाबला करने के लिए। सर, मैं खरगे जी के चेहरे का जो प्रस्ताव किया गया उस सवाल पर लाना चाहता हूं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या मानते हैं आप? ये जब नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा कई लोग चलाते थे, तब ये तय हुआ था कि कोई भी नाम तय नहीं हुआ। याद करो आप, मुंबई बैठक का सार्वजनिक तौर पर फैसला हुआ है वहाँ पर कि किसी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। 272 का मैजिक नंबर प्राप्त करने के बाद तय होगा। ऑफिशियल स्टैंड तो यही है इंडिया अलायंस का, लेकिन ममता बनर्जी ने जो मीटिंग में कल प्रपोज किया, उसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है ममता बनर्जी? अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। क्या आप लोग हैरान हैं ममता बनर्जी के इस रुख से? नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो गठबंधन की नेता हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि गठबंधन का कोई चेहरा नहीं। एक दिन पहले ही दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर, और केजरीवाल जी से मुलाकात के बाद। तो क्या लगता है फिर, ये ममता बनर्जी और केजरीवाल ने क्या आपस में बात करके खरगे का नाम प्रपोज कर दिया नीतीश कुमार को पीछे करने के लिए? नहीं, मैं इस तरह के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता दल यूनाइटेड इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है और हम चाहते हैं सब चीज़ें मजबूती के साथ। तो बात है सर कि पीएम का चेहरा तो बाद की बात है, पहले तो संयोजक एक होना चाहिए। इतने 6 महीने लगभग होने वाले हैं इस अलायंस की कवायद को, 4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई संयोजक नहीं। आपको लगता है संयोजक होना चाहिए? शिवसेना ने भी संपादकीय लिख करके ये मांग की थी, इंडिया का संयोजक हो, ये आप चाहते हैं कोई? देखिए, जब संयोजक के लिए हम कहते हैं तो कई साथी सोचते हैं कि शायद हम नीतीश कुमार जी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और हम इस तरह की किसी राजनीति का ना हिस्सा हैं। हम खुद मानते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों जब सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का आंदोलन तेज किया, जब जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया, जब 50% का उन्होंने रिजर्वेशन से कैप हटाया, समूचे देश में उनकी मीटिंगों की बाढ़ आ गई कि हमारे यहाँ आइए और बैठक कीजिए। लेकिन इंडिया की गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोगों ने किसी भी राज्य में जाकर के कोई कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन अब अगले वर्ष से हम कई जगहों पर सभा जरूर करेंगे। तो वो इंडिया के बैनर तले या जेडीयू के बैनर तले? दोनों। अगर इंडिया का गठबंधन शामिल होगा तो बहुत स्वागत है,
वरना जन जागरण का काम हम जनता दल यूनाइटेड के बैनर के नीचे भी तो बड़ी खबर दे रहे हैं आप, कब से ये शुरुआत हो रही है नीतीश कुमार द्वारा ये सब करें। अगले वर्ष में हम लोग झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। और सर, जो नीतीश जी की नाराजगी की खबरें हैं, आपकी बात हुई हो इस सिलसिले में, या आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश जी नाराज हैं जैसी खबरें मीडिया के एक सेक्शन में चलाने की कोशिश हो रही है? कुछ कुछ इंटरेस्टेड लोग जानबूझ करके नीतीश कुमार जी की नकारात्मक छवि मीडिया में पेश करना चाहते हैं। ये उसी का नतीजा है। नीतीश जी प्रसन्न हैं, वो प्रफुल्लित हैं और इंडिया गठबंधन के लिए उनका बाकी समय समर्पित है। रोमाना, मैं चाहूंगा एक सवाल और आप मुझे समय दें सर। 29 तारीख को दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है, पहले राष्ट्रीय कार्य बिल्कुल, रोमाना जी का सवाल है कि नीतीश नहीं तो संयोजक के तौर पर और कौन कौन से नाम आप सुझा सकते हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन संयोजक हो, यद्यपि पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी संयोजन का काम कर ही रही है। ये बैठक की तारीख उन्होंने तय की, मुंबई की बैठक की तारीख उन्होंने तय की थी, इसलिए हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे हैं। अब सबकी नजरें 29 तारीख पर टिक गई हैं सर, जब जेडीयू की बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। बिहार से लेकर के पटना से लेकर दिल्ली तक ये कयास लग रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला, नीतीश जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप? इंडिया की बैठक से एक महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक तय हो गई थी। जो राजनीति के संगठनात्मक मामलों में रुचि रखते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 6 महीने से, बल्कि और भी शायद इससे अधिक समय हो गया, हमारी पार्टी की बैठक नहीं हुई है। नियम अनुसार 3 महीने 4 महीने के अंतराल से होती है। चौंकाने वाली बात नहीं है आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो चौंकना चाहते हैं वो चौंक जाए, लेकिन चौंकाने जैसी इसलिए नहीं है कि इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख तय होने से 1 महीने पहले। सर, एक दो सवाल और मैं चाहूंगा रोमाना जी, आप मुझे समय भी दें। सीट शेयरिंग सब, लेकिन मैं 2 सवाल पूछ लेता हूं सर। सीट शेयरिंग को लेकर के ये कहा गया कई पार्टियों के द्वारा गठबंधन की बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में, कि जल्द से जल्द करवा लिया जाए। कुछ लोगों ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी, 15 जनवरी के आसपास ये बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है कब तक सीट शेयरिंग का पूरा खाका साफ हो जाएगा, और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली मीटिंगों में भी चर्चा के दौरान ये तय पाया गया था और ये सर्व निश्चित था कि 400 से अधिक सीट ऐसी हैं इंडिया गठबंधन की जहां आपसी कोई विवाद नहीं है। तो ऐसी सीटों पर हम लोग 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तैयार किए हुए हैं। जहां विवाद है वहां विवाद सुलझाए जाएं जल्दी से जल्दी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, धन की भी और संगठन की भी, उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए और निश्चित समय के अंदर जल्द से जल्द उम्मीदवार तय किए जाएं और जो ढांचा है डिस्ट्रीब्यूशन का, सीटों का, किस पार्टी को कितनी कहाँ कैसे मिलेंगी, वो भी तय हो जाए। ये कब तक हो जाएगा? जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है सर। यूपी सबसे कमजोर कड़ी इंडिया अलायंस की मानी जाती है। वहां पर कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें ये राय उभरी कि बीएसपी को भी साथ लेना चाहिए। जेडीयू क्या मानती है इसको लेकर के? और ये सवाल अब इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि रामगोपाल यादव के हवाले से ये खबर आई कि रामगोपाल जी ने बैठक में कहा कि बीएसपी और एसपी साथ नहीं आ सकते हैं। जेडीयू क्या सोचती है? समाजवादी पार्टी अपने पॉलिटिकल लाइन को लेकर के, क्रेडेंशियल्स को लेकर के बहुत स्पष्ट है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प तैयार करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक स्वरूप की न आलोचना की है। समय समय पर उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति भी और सपा के प्रति भी बहुत नकारात्मक और बहुत कटु उनके वक्तव्य रहते हैं। तो पहले तो जो समर्थक हैं बीएसपी को लाने के, उनको पॉलिटिकल लाइन बीएसपी की क्लियर करनी चाहिए कि उनका उद्देश्य केंद्र से बसपा को हटाने का है, जिसमें सपा समेत तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों की आवश्यकता है। मतलब फिलहाल आप देखते हैं जगह इंडिया अलायंस में बीएसपी के लिए? हम किसी के भी जो इस युद्ध में हमारे साथ आना चाहता है सबका स्वागत है, लेकिन निशाने ठीक होने चाहिए। लक्ष्य बीजेपी को हराना है, न कि कांग्रेस को और सपा को कमजोर करना। आखिरी सवाल, देश की सियासत फिलहाल जो सबसे ज्यादा गर्म है वो संसद की सुरक्षा में सेंध और उसके बाद सांसदों का निलंबन, विपक्ष के 140 से ज्यादा, और सबसे ज्यादा उसके बाद से जिस तरह से टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी
की नकल की और उसको अपमान बता रही है बीजेपी, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक ने उपराष्ट्रपति जी से बात की है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, खासतौर पर मिमिक्री वाले इशू को जिस तरह से अपमान बताया जा रहा है? क्या ये उपराष्ट्रपति का अपमान किया कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री करके? क्या ये संसद का अपमान नहीं है कि बिल पास हो रहे हैं और विपक्ष जो गैर हाजिर है? जिस तरह से 1947 से 1952 से लेकर आज तक कभी भी इतने सांसदों को संसद से निकाला गया क्या? ये संसद का अपमान नहीं है? हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि संविधान के पदों पर जो लोग सुशोभित हैं उनके प्रति कोई नकारात्मक टिप्पणी या हास्यास्पद टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सारे विवाद पैदा होने की जड़ सांसदों का निष्कासन। यानी सांसदों के निष्कासन को तो आप गलत मान रहे हैं, लेकिन साथ में कल्याण बनर्जी का जो आचरण था उसको भी आप मानते हैं कि वो शोभनीय नहीं? मैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल है, वो भी संवैधानिक पद है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई निंदनात्मक टिप्पणी से परहेज करना। विवाद को खत्म करने के लिए आप चाहेंगे कल्याण बनर्जी जो है वो एक खेद जताएं जिस तरीके से अब पहले संसद का गतिरोध खत्म हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो लोकसभा के स्पीकर हैं विपक्ष को दुश्मन ना मान करके सहयोगी साथी मान करके उस गतिरोध को समाप्त करें, उसके बाद सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। शुक्रिया त्यागी जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।